दोस्तों, स्कारलेट जॉनसन ने आरोप लगाया है ओपन एआई के ऊपर कि उन्होंने चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू स्कारलेट जॉनसन के पर्सनैलिटी राइट्स को वायलेट किया है। और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या है, क्या भारत में भी पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा हुआ कभी कोई मामला सामने आया है। देखते हैं, हमने प्रॉपर्टी राइट सुना है, हमने राइट टू लाइफ सुना है, हमने पर्सनल राइट सुने हैं, लेकिन ये पर्सनैलिटी राइट्स क्या है, यहां पर पूरे मामले को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप हैं मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अकेडमी में। हम यहां पर इस पूरे मामले को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि स्कारलेट जॉनसन ने कहा है कि भाई ओपन एआई ने उनकी आवाज का इस्तेमाल किया है। चैट जीपीटी जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिस पर आप कुछ भी उससे सवाल जवाब करते हैं तो वो आपको जवाब देता है। ऐसे में यहां पर चैट जीपीटी का नया वर्जन दरअसल यहां पर लॉन्च हुआ है। अगर बात करें, चैट जीपीटी का नया वर्जन 4.0 यहां पर लॉन्च हुआ है, जो कि आपसे बोलने में, बात करने में सक्षम है। अभी तक चैट जीपीटी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर आप कुछ लिखेंगे तो वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में रिस्पॉन्स देता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको जवाब देता है। लेकिन जो इसका नया वर्जन है 4.0, इससे आप बात करेंगे तो आपको बदले में ये ऑडियो रिस्पॉन्स यहां पर देगा और आपकी बात का जवाब देगा। ऐसे में यहां पर आरोप लगाया गया कि 5 तरह की आवाजें आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 5 तरह की आवाजों के वर्जन्स यहां पर हैं, जिसमें से एक तरह की जो आवाज है उसका नाम है स्काई। ये स्काई नाम की जो आवाज है, ये स्काई नाम की आवाज में कहा जा रहा है कि स्कारलेट जॉनसन के द्वारा कहा गया है कि स्काई नाम की जो आवाज है ये बिल्कुल उनकी आवाज से मेल खाती है। ये उनकी ही आवाज यहां पर इस्तेमाल की गई है, उनकी वॉइस को यहां पर कॉपी किया गया है। और ऐसे में ये वॉइस जो है खास तौर पर स्कारलेट जॉनसन की है और यहां पर पर्सनैलिटी राइट का मामला बन जाता है। अब अगर बात करें यहां पर ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन जो कि उसके फाउंडर हैं चैट जीपीटी के, उनका क्या कहना है, तो यहां पर कंपनी का कहना है कि भाई ये आवाज जो है स्कारलेट जॉनसन की नहीं है, ये किसी वॉइस आर्टिस्ट की है। हो सकता है कि ये आवाज उनसे मैच खाती हो, लेकिन उनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि भाई स्कारलेट जॉनसन के जैसी आवाज ये खास तौर पर यहां पर बनाए। और ऐसे में जो भी मिसकम्युनिकेशन यहां पर हुआ है उसके लिए सॉरी यहां पर बोलना चाहते हैं। अब अगर बात करें यहां पर पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में और बाकी अदर जो राइट्स हैं, क्या ओपन एआई पे और भी कोई आरोप ऐसे लगे हैं। यहां पर तो स्कारलेट जॉनसन ने बताया कि उनकी आवाज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखें, चैट जीपीटी और ओपन एआई के ऊपर दूसरे लोगों का काम और कॉपीराइटेड जो वर्क है उसको इस्तेमाल करने के भी आरोप लगे हैं। जैसे कि अगर यहां पर बात करें, कहता है कि यहां पर कई सारे आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम में से ऐसे लिए गए जो कि न्यूयॉर्क टाइम के कॉपीराइट वर्क हैं, और ऐसे में उनका इस्तेमाल चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रेन करने के लिए किया गया। दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप जब भी बात करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स देगा। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चलते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि कोई इंटेलिजेंट चीज से आप इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में यहां पर जब ऐसी जो मशीन्स हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं, उनको जब ट्रेन किया जाता है, उनके अंदर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाती है तो बहुत सारा डेटा उनको फीड करवाया जाता है, यानी कि बहुत सारा डेटा उनको दिया जाता है। जितना डेटा एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर के पास होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के पास जितना ज्यादा डेटा होगा, वो उतना ज्यादा एक्यूरेट, उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा और उतना ज्यादा इंटेलिजेंट आपको लगेगा। ऐसे में यहां पर आरोप है कि चैट जीपीटी का जो सॉफ्टवेयर है, इसको जब डेटा फीड करवाया गया तो ऐसे में बहुत सारे आर्टिकल जो कि कॉपीराइटेड वर्क थे न्यूयॉर्क टाइम्स के, वो भी उस मशीन के अंदर डाल दिए गए। अब क्या होगा, वो मशीन इन कॉपीराइट आर्टिकल्स के आधार पर आपको जवाब देगी और इन जो राइटर्स हैं इनसे भी कॉम्पीट करने की कोशिश कर सकती है। दूसरी चीज, यहां पर कई सारे ऑथर्स जो हैं, उनका जो काम है, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं, वो भी फ्री में चैट जीपीटी में डेटा की तरह फीड कर दी गई, और ऐसा आरोप यहां पर लगा है कि कॉपीराइटेड वर्क का वायलेशन हुआ है। लेकिन फिलहाल स्कारलेट जॉनसन का जो आरोप है, ये आरोप है पर्सनैलिटी राइट्स का। तो देखते हैं आखिर पर्सनैलिटी राइट्स होते क्या हैं। अगर आप मेरे पीछे ये एक इंटरेस्टिंग सी इमेज देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी का नाम लिए, जैसे अगर बोला जाए आपके आगे कि क्या बोला झक्कास, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अनिल कपूर की बात हो रही है। जैसे बिना नाम लिए, आंख बंद करके भी अगर आपको बोला जाए क्यों हिला डाला ना, तो फिर आप समझ जाएंगे कि यहां पर शिवाजी द बॉस यानी कि रजनीकांत की बात हो रही है, यानी कि उनकी मूवी या फिर कैरेक्टर शिवाजी द बॉस जो कि ऑब्वियसली रजनीकांत है, उनकी बात हो रही है।
या फिर बोला जाए कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि भाई अमिताभ बच्चन जी के एक कैरेक्टर की बात हो रही है। अमिताभ बच्चन जी इस तरीके से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अनिल कपूर जी पहचाने जाते हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट बन गया है ऐसा, जो कि बिना बोले आप समझ जाएंगे इनकी पर्सनैलिटी का एक यूनिक ट्रेट बन चुका है, इनकी पर्सनैलिटी का एक यूनिक फीचर बन चुका है। और ऐसे में यहां पर पर्सनैलिटी राइट भी इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। कहता है कि पर्सनैलिटी राइट्स जो है वो ऐसे जो चीजों पर लागू होते हैं जो किसी सेलिब्रिटी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई खास चीजें होती हैं। जैसे किसी सेलिब्रिटी से जुड़ी हुई खास चीजें होती हैं, उससे जुड़े हुए खास फीचर, जैसे कि उनके बोलने का तरीका, जैसे कि उनके चलने का तरीका, जैसे कि उनके नाचने का तरीका, जैसे कि उनके द्वारा बनाए जाने वाला कोई खास तरह का पोज। ये क्या हो गए? ये उनकी पर्सनैलिटी के यूनिक फीचर हैं, एक्सक्लूसिव फीचर हैं। तो ऐसे में ये उनके पर्सनैलिटी राइट का हिस्सा हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर बात करें, कहता है ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, रैशनल क्या है, क्यों ऐसा है, इसके आधार क्या होना चाहिए। तो आधार इसके पीछे यह है कि एक आर्टिस्ट जो होता है, एक आर्टिस्ट का जो काम होता है, उसकी कमाई जो होती है, उसके द्वारा यूनिक जो क्रिएट किया गया उसकी कला, वही उस आर्टिस्ट का काम होता है, उसकी खास चीज होती है जिससे वो पैसा कमाता है। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कुछ खास तरह की आवाज, कुछ खास तरह का डायलॉग, कुछ खास तरह का चलने का तरीका ऐसा बनाया जिससे वो व्यक्ति जाना जाने लगा है, ठीक है, और वो वाइड तरीके से जाना जाने लगा है, और वो पर्सनैलिटी है, सेलिब्रिटी है। तो ऐसे में वो उसकी पर्सनैलिटी का यूनिक फीचर है, और ऐसे में क्योंकि उसने क्रिएट किया है वो डिस्टिंक्ट फीचर, तो वो ओनर है, और ऐसे में उसी को अधिकार है कि उस एक्सक्लूसिव कैरेक्टर की वजह से, उस एक्सक्लूसिव फीचर की वजह से वो कमर्शियल बेनिफिट्स भी ले सकता है, यानी कि अपने उन यूनिक फीचर्स की वजह से वो पैसा भी कमा सकता है। और ऐसे में अगर कोई और व्यक्ति या कोई कंपनी उनके आवाज का, उनके नाम का, उनकी फोटो का, किसी भी इनके डायलॉग का किसी भी तरह का इस्तेमाल करती है पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे में यह माना जाएगा कि यह कंपनी लॉस ऑफ रेवेन्यू कर रही है उस व्यक्ति को जिसकी पर्सनैलिटी के ये स्पेशल फीचर्स हैं। यानी कि कल को अगर अमिताभ बच्चन जी की फोटो लगाकर उनकी परमिशन के बिना कोई व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है, तो ऐसे में वो लॉस ऑफ रेवेन्यू होगा अमिताभ बच्चन जी के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की फोटो उनका पर्सनैलिटी राइट है जिसको वही इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर कोई और करेगा तो उनकी परमिशन के लेकर या फिर उनको कॉम्पेंसेशन करके ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे में अगर मान लीजिए ऐसे में कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है, कोई कंपनी इस्तेमाल करती है बिना परमिशन के, तो यहां पर पर्सनैलिटी राइट्स को सिक्योर करवाने के लिए कोर्ट में जा सकता है व्यक्ति, यानी कि वो सेलिब्रिटी कोर्ट में जा सकता है और ऐसे ऑर्डर्स पास करवा सकता है जिससे उस कंपनी को रोका जाए कि वो इस तरह के पर्सनैलिटी राइट्स के जितने भी फीचर्स इस्तेमाल कर रही है किसी सेलिब्रिटी के, वो अब ना करे। कोर्ट ऐसा आदेश कंपनी को जारी कर सकती है जिसमें कंपनी को रोका जा सकता है किसी खास पर्सनैलिटी के फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए। जैसा कि अगर बात बोलें, यहां पर एक आपको यूनिक पोस्चर देखने को मिलता है जिससे कमर्शियल बेनिफिट उठाते हैं कौन? यूसेन बोल्ट ने अपने जो पोस्चर है जिसको बोल्टिंग बोलते हैं, ये इनका जो पोस्चर है, ये आपने देखा होगा कई इनका स्पोर्ट्स जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी छपा होता है। तो यूसेन बोल्ट ने अपने इस पोस्चर को, इस पोज को ट्रेडमार्क भी करवा रखा है। तो यूसेन बोल्ट, अब आप देख जाएंगे जैसे ही इस साइन को आप देखेंगे ये एक ट्रेडमार्क है, यानी कि इसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है। जैसे ही आप समझ जाएंगे कि यूसेन बोल्ट है, बोलने की भी यहां पर जरूरत नहीं है। तो ये पर्सनैलिटी राइट है यूसेन बोल्ट का, और इन्होंने इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ट्रेडमार्क बाकायदा करवा लिया। तो ऐसे में अगर बात करें, यहां पर भारत के अंदर भी आपको कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस दिख जाएंगे जिनके स्पेशल फीचर उनकी पर्सनैलिटी राइट का हिस्सा है। अब अगर बात करें भारत के अंदर जो ये पर्सनैलिटी राइट्स हैं, इनका स्टेटस क्या है, कैसे इनका वायलेशन कभी हुआ है, या फिर कैसे कोर्ट ने इनको एनफोर्स किया है, ये सारी बातें यहां पर देखते हैं। कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है भारत के अंदर जो पर्सनैलिटी राइट्स को डिफाइन करता है, ठीक है, ऐसा कोई कानून आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर कवर होते हैं, यानी कि अलग से पर्सनैलिटी राइट ना तो आपको संविधान में मिलेगा ना ही किसी कानून में मिलेगा। ये प्रॉपर्टी राइट और बाकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसके अंदर आपको कवर होते हुए नजर आएंगे। और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ आपको जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी पर्सनैलिटी राइट का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। जैसे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ क्रिएटिव वर्क करा, कुछ इनोवेटिव वर्क करा, तो ऐसे में आप उसको पेटेंट करवा सकते हैं, और ऐसे में आप उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत अपना यूनिक अपनी ओनरशिप ले सकते हैं।
कोई और व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपने कोई इन्वेंशन या फिर कॉपीराइट वगैरह करवाना, यूनिक जो आपकी चीज क्रिएट की गई है उस पर आपका ही अधिकार है, और बेनिफिट और जितने भी कमर्शियल बेनिफिट मिलेंगे वो आप ही उससे ले सकते हैं। तो ये वाले जो एस्पेक्ट्स हैं ये भी पर्सनैलिटी राइट पर लागू होते हैं, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी कुछ फीचर जैसे कि ट्रेडमार्क वाले यहां पर पर्सनैलिटी राइट्स पर लागू होते हैं। अब अगर बात करें एक केस पिछले साल 2023 के अंदर मई के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर जजमेंट दी थी, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट जब दी थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अनिल कपूर के पर्सनैलिटी राइट्स को यहां पर प्रोटेक्ट किया था। दरअसल अनिल कपूर के जो कुछ पिक्चर हैं, इनके डायलॉग्स हैं, इनके GIFs हैं, इनकी फोटोज हैं, इंटरनेट पर इस्तेमाल हो रही थी और विदाउट अनिल कपूर जी की परमिशन के। तो ऐसे में अनिल कपूर जी कोर्ट में गए, और ऐसे में यहां पर लगभग 16 ऐसी कंपनी या एंटिटीज को यहां पर कोर्ट ने आदेश दिया कि आप अनिल कपूर जी की ये सारी चीजों को बिना उनकी परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनके पर्सनैलिटी राइट्स को यहां पर सिक्योर अनिल कपूर जी ने करवाया कोर्ट में जाकर। अब अगर बात करें यहां पर सवाल खड़ा होगा कि ऐसे तो फिर जो लोग मिमिक्री करते हैं टेलीविजन पर, यूट्यूब पर अनिल कपूर जी की या किसी एक्टर की, तो वो भी फिर उस तरह से उनके पर्सनैलिटी राइट का वायलेशन है, क्योंकि वो उनकी मिमिक्री करके कमर्शियल बेनिफिट ले रहे हैं। तो यहां पर अनिल कपूर जी के जो वकील थे उन्होंने एक बात क्लियर करी कि दो तरह की यूज होते हैं, एक ऑथराइज्ड, एक अनऑथराइज्ड यूज और एक फेयर यूज। यानी कि एक तो यूज है जो अनऑथराइज्ड है और एक फेयर यूज है। फेयर यूज में क्या क्या आता है, कहता है फेयर यूज के अंदर है जैसे कि मान लीजिए न्यूज चैनल के अंदर न्यूज आ रही है तो अनिल कपूर जी की फोटो है वहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है, वरना तो ऐसे पब्लिसिटी भी नहीं मिलेगी। तो अनिल कपूर जी की फोटो अगर न्यूज में चलाई जा रही है, किसी टीचिंग मटेरियल के अंदर लगी हुई है, या फिर यहां पर कोई मिमिक्री आर्टिस्ट अगर उनकी कॉपी करता है, तो ऐसे में वो फेयर यूज है, ये हो सकता है। यहां पर कहा गया है कि जो मिमिक्री है वो उनकी कॉपी है, ना कि डायरेक्ट उनकी ही चीज को लाकर सामने खड़ा कर दिया कि उनकी ही आवाज चला दी और बैकग्राउंड में, या फिर उन्हीं की फोटो लगा दी, ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट कोई और है भाई, उसने भी तो एफर्ट लगाए हैं अनिल कपूर जी जैसी चीजें सीखने में, बोलने में, चलने में। ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट अनिल कपूर जी की ही चीज उठाकर लाकर उसने रख दिया और उससे पैसा बना लिया, नहीं, उसमें उसके भी एफर्ट शामिल है। और इसको कहा गया ये कॉपी है, ना कि डायरेक्ट आप अनिल कपूर जी की पर्सनालिटी ट्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, ऐसा नहीं है, यहां पर कॉपी है। तो ये फेयर यूज है, ठीक है। उसके अलावा अनऑथराइज्ड यूज क्या है, अनऑथराइज्ड यूज ऐसे है जैसे कि थर्ड पार्टी अगर इसका इस्तेमाल करे अनिल कपूर जी की फोटोज का, पर्सनालिटी ट्रेट्स का बेनिफिट लेने के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि डायरेक्ट पैसा कमाने के लिए अगर उसका इस्तेमाल होता है बिना उनकी परमिशन के, तो ये अनऑथराइज्ड यूज में शामिल होगा। और सिर्फ अनिल कपूर जी का ही ये मामला ऐसा नहीं है, उससे पहले कई केसेस रह चुके हैं, जैसे कि 2010 का एक दिलेर मेहंदी जी का भी केस रह चुका है, जिसके अंदर एक खिलौना बनाने वाली कंपनी दिलेर मेहंदी जी के खिलौने बना रही थी, मतलब उनके बिल्कुल वैसा दिखने वाले उनके आप कह सकते हैं उनके छोटे साइज के स्टैचूज बना रही थी और बच्चों के खिलौने टॉयज बना रही थी, जिसके अंदर बाद में, क्योंकि अब कोई व्यक्ति खरीदेगा उस खिलौने को तो कहेगा अरे दिलेर मेहंदी जी का खिलौना यहां पर मिल रहा है, वो खरीद लेगा, तो दिलेर मेहंदी जी के नाम से खिलौना बिकेगा, लेकिन दिलेर मेहंदी जी को उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में दिलेर मेहंदी जी ने उस पर केस करा और बाद में उस कंपनी को कहा गया कि भाई आप ऐसे बिना परमिशन के खिलौने बनाकर नहीं बेच सकते दिलेर मेहंदी जी के नाम से, क्योंकि आप दिलेर मेहंदी जी की जो पर्सनैलिटी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। एक तो ये केस था। उसके अलावा अमिताभ बच्चन जी के भी जो पर्सनैलिटी राइट्स थे उनके लिए भी कोर्ट ने ऑर्डर जारी करा था। इसके अलावा रजनीकांत जो है, रजनीकांत जी के लिए भी यहां पर ऑर्डर जारी किए थे इनके पर्सनैलिटी राइट्स को सिक्योर करने के लिए। दरअसल अमिताभ बच्चन जी का केस ये था कि कोई एक ज्वेलरी शॉप, कोई लोकल ज्वेलरी शॉप या कंपनी थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अमिताभ बच्चन जी का जो तनिष्क वाला पोस्टर है उसका इस्तेमाल करा अपनी ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसे में यहां पर जाहिर सी बात है अमिताभ बच्चन जी तनिष्क के लिए काम करते हैं और उनकी फोटो का इस्तेमाल अपनी ज्वेलरी को प्रमोट करने के लिए किया। तो ऐसे में यहां पर केस हुआ, जो कि यहां पर फिर कहा गया कि भाई आप ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मैं हूं रजनीकांत नाम की एक मूवी थी, लेकिन उसमें रजनीकांत जी नहीं थे, लेकिन मैं हूं रजनीकांत जब नाम लग गया तो लोग मूवी देखने जाएंगे। साथ में वहां पर रजनीकांत जी के बाकी जो कैरेक्टर्स थे उनकी पर्सनालिटी के, वो भी इस मूवी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे बिना उनकी परमिशन के। तो ऐसे में यहां पर रजनीकांत जी ने भी अपने पर्सनालिटी राइट्स को एनफोर्स करवाया था कोर्ट से, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पर्सनालिटी राइट्स आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है यहां पर पर्सनालिटी राइट्स होते किसके हैं। तो पर्सनालिटी राइट्स जैसा कि हमने बात करी गई कि भाई सेलिब्रिटीज के होते हैं पर्सनालिटी राइट्स। ऐसे तो कल को चल के आप जाएंगे कोर्ट में और बहुत सारे लोग कोर्ट में जाकर केस डाल देंगे मेरे पर्सनालिटी राइट का वायलेशन हो रहा है,
कोई बोल देगा कि भाई मेरी कॉपी यहां पर की गई, मेरी परमिशन के बिना मेरा वायलेशन हो गया, ऐसे तो कोर्ट में बहुत सारे केसेस खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मानहानि एक टूल बन गया है कि जो भी जिसको बुरा लगता है, जैसे बदला लेना होता है तो मानहानि का केस कर देते हैं, ऐसे पर्सनैलिटी राइट के केसेस हो जाएंगे। तो पर्सनैलिटी राइट पहली बात हर किसी के नहीं होते, जो सेलिब्रिटी होते हैं, पब्लिक फेसेस जो होते हैं, उनके पर्सनैलिटी राइट्स होते हैं। अब सेलिब्रिटी कौन होता है ये भी क्लियर होना चाहिए। आप अपने आप को घोषित कर दें कि भाई मेरे YouTube पर 1 लाख फॉलोवर हैं, मेरे Instagram पर 1 लाख फॉलोवर है, तो मैं भी सेलिब्रिटी हूं, तो ऐसा नहीं है। सेलिब्रिटी वो व्यक्ति होता है जो कि बिना किसी उसको जरूरत पड़े खास तरह से बताने की, उसके बावजूद भी वो लोगों के द्वारा पहचाना जाए, यानी कि अनएडेड आइडेंटिफिकेशन। उसको पहचानने के लिए, उसको बताने के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर अमिताभ बच्चन आप बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे अमिताभ बच्चन मतलब जो स्टार हैं, जो कि एक्टर हैं। कोई ये नहीं कहेगा अरे अमिताभ बच्चन जी जो हमारे रिश्तेदारी में फूफा लगते हैं उनका नाम अमिताभ बच्चन है, नहीं, अमिताभ बच्चन बोलते ही समझ जाएंगे कौन अमिताभ बच्चन। तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करते हैं। शाहरुख खान बोलेंगे समझ जाएंगे, अनिल कपूर बोलेंगे समझ जाएंगे। तो ये है अनएडेड आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा स्टेटस अगर आपका है तो फिर आप एक पर्सनैलिटी हैं और आप एक सेलिब्रिटी हैं, और ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी राइट्स भी हैं। उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर उसको कोई कॉपी करता है आपकी बिना परमिशन के, उसके पैसा कमाने का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये था दोस्तों पूरा मामला। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। दोस्तों अनअकैडमी यहां पर एक बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा आपको ऐसा कोर्स लेकर आया जो हाईली अफोर्डेबल है। मतलब जितने में आप एक पिज्जा खाते हैं उससे ज्यादा सस्ता आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा, और अपनी यूपीएससी की तैयारी आप यहां पर शुरू कर सकते हैं। कहता है कि सिर्फ 499 के अंदर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं विद एनसीईआरटी बैच। यूपीएससी का आधार है एनसीईआरटी और यूपीएससी का आधार है कोर सब्जेक्ट्स, और ये जो कोर्स है एनसीईआरटी के अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको टारगेट करता है। यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक। अगर आप इन कोर सब्जेक्ट्स पर काम करते हैं अर्ली स्टेज से तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। आप शुरुआत से ही एक सही डायरेक्शन में रहते हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बनती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सभी टॉप एजुकेटर्स यहां पर इन कोर्सेज में, इस कोर्स में आपको जो कोर सब्जेक्ट्स है यही कंप्लीट करवाएंगे, वो भी एनसीईआरटी के थ्रू, यानी बिल्कुल बेसिक से काम यहां पर होगा। और ऐसे में जो दोस्त ये सोचते हैं कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे होता है, पता नहीं चलता, आपको एजुकेटर्स की गाइडेंस मिलेगी तो सब पता चलेगा। आप बेसिक से चीजों को पढ़ेंगे तो वो भी पता चलेगा। तीसरी चीज यहां पर फिर ऐसे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं, वो महंगे कोर्सेज की वजह से एनरोल नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहां पर कोर्स अफोर्डेबल रखा गया है ताकि आप बिना सोचे समझे एटलीस्ट अपनी तैयारी कर पाएं। आप ये ना सोचे कि भाई क्या यहां पर एंट्री बैरियर है, तो एंट्री बैरियर बिल्कुल हटा दिया गया है, बिल्कुल हटा दिया गया है। आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं और इस कोर्स में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आपको मेरे साथ यहां पर हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़नी है, और बाकी जो एजुकेटर्स हैं ये भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर इस कोर्स में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं सिर्फ 499 में, और अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अभी आपको देखने को मिलता है कि भाई आरंभ बैच चल रहा है, साथ में यहां पर ट्रायम्फ बैच जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच है। आरंभ बैच बाइलिंगुअल बैच है, ट्रायम्फ बैच इंग्लिश मीडियम का बैच है, और ये दोनों ही बैच 2025 की तैयारी आपको करवाते हैं। अगर आप 2025 के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टॉप एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से, फाउंडेशन से। और एक चीज याद रखेंगे, चाहे आप आरंभ बैच बाइलिंगुअल में एनरोल करें या फिर इंग्लिश मीडियम वाले ट्रायम्फ बैच में, आप सभी एजुकेटर्स की वीडियो देख सकते हैं, सभी एजुकेटर्स की क्लास में आप शामिल हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आपको लगे कि भाई मुझे मृणाल सर से इकोनॉमी पढ़नी है और सरमद महराज सर से पॉलिटी पढ़नी है, तो भी वो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। तो ऐसे में आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलती है, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का कंप्लीट एक्सेस मिलता है, सारी चीजें आपको मिलती हैं। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ये जितने भी कोर्सेज हैं 2025 के, ये 12 महीने के नहीं बल्कि 15 महीने का एक्सेस आपको देते हैं। 3 महीने आपको एक्स्ट्रा इसलिए मिलते हैं ताकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये रियलिटी है, एक साल में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, तो 3 महीने आपको मिलते हैं ताकि आप अपनी स्पीड से आराम से बढ़िया से चीजों को रिवाइज करते हुए सब्जेक्ट अपने कंप्लीट कर पाएं। तो यहां पर 15 महीने मिलते हैं। सिर्फ 29,999 में आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव।
इसके अलावा 2026 की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए भी बैच लॉन्च हो चुका है, मिशन आईएएस बैच है, और ये आपको 28 में से देखने को मिलेगा। तो अगर आप 26 का टारगेट कर रहे हैं, सभी टॉप एजुकेटर से आप यहां पर जुड़ सकते हैं। 1-on-1 मेंटोरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए ऊपर से अब यहां पर बहुत ज्यादा यूनिक ऑफर आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। अनअकैडमी 1 रुपए में आपको 2024 की टेस्ट सीरीज दे रहा है। बहुत कम समय हालांकि अब बचा है एग्जाम के अंदर, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स फाइनल स्टेज में है और वो चाहते हैं कि अपनी जो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है उसको डाइवर्सिफाई करें। बहुत सारे दोस्तों ने आप में से टेस्ट सीरीज लगाई होंगी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की, लेकिन आप 1 रुपए में यहां पर एनरोल कर सकते हैं और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं क्वालिटी क्वेश्चन सभी कंटेंट क्रिएटर और एजुकेटर्स के द्वारा यहां पर किस तरह से क्यूरेट किए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कोड लगाना होगा SMK लाइव और 1 रुपए में आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। साथ में सीसैट एक बड़ी समस्या है, तो सीसैट की समस्या को भी सॉल्व करने के लिए मधुकर कोटावे सर यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस का कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको मैथ्स और रीजनिंग के सभी टॉपिक्स कवर होते हैं और 1999 के अंदर इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं सीसैट के बैच में। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों यहां पर 26 मई, 29 मई और 2 जून को ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होगा, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास है, तो आपके फुल लेंथ टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ में अपनी ऑल इंडिया रैंक भी आप चेक कर सकते हैं। तो एग्जाम से कुछ समय पहले ही आप यहां पर एनरोल कर सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है ऐसे ही आपको यहां पर एग्जाम होता हुआ मिलेगा। सुबह 9:30 बजे जीएस और दोपहर में 2:30 बजे आप सीसैट का एग्जाम देंगे, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में। तो एग्जाम फॉर्मेट में आपको तैयार करने के लिए यहां पर आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था पूरा मामला पर्सनैलिटी राइट से जुड़ा हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।